जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है नेहा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन करियर एकेडमी। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जीडी, एसएससी, जीडी, किसी भी डिफेंस एग्जाम या फिर किसी स्टेट एग्जाम और कोई भी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, प्लस द वीडियो लेक्चर्स एंड जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सिंपली गो टू द प्ले स्टोर एंड टाइप देयर ऑनलाइन करियर एकेडमी। ओके, आपको टाइप करना है वहाँ पर ऑनलाइन करियर एकेडमी। वहाँ पर आपको हमारा जो ऐप है वो शो हो जाएगा, तो आपको उसे डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। ओके, रजिस्टर्ड ज़रूर करना है। रजिस्टर्ड करने से क्या होगा कि हम टाइम टाइम पर आपके लिए मॉक टेस्ट डालते रहते हैं, तो उनसे आप जैसे उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड, आपकी तैयारी का जो लेवल है वो कितना है, आपको कितना और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप चाहे तो हमारे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। हमारे पास सारे एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ हिस्ट्री के उन पुराने क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो या तो एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीज़ें चेंज नहीं होती, आपने एक बार पढ़ लिया वो सेम रहेगा। करंट अफेयर्स में क्या हुआ है, आज का जो करंट अफेयर्स है वो जो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो मे बी वो आपके काम का ना हो, बट हिस्ट्री इज समथिंग जो आपने आज पढ़ी है तो वो आप कल भी वही सेम ही रहने वाली है, दैट्स नॉट गोना चेंज। ओके, तो इट्स बेटर अगर आप हिस्ट्री को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आपको बार बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इट्स बेटर आप हिस्ट्री को अच्छे से कवर कीजिए, इसके क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएंगे और जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्लास से पहले हमने एक वीडियो कवर की थी जिसमें हमने इंडियन आर्मी क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसको कवर करा है। दैट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे यू विल गेट द बेसिक आइडिया कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से पोर्शन के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आए हैं, इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल है इन क्वेश्चंस का, जो सिनोनिम एंटोनिम्स जो दिए गए हैं क्या आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपको इतना होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो। तो चलिए आज की हमारी सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने 104 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो से जो आप तक पहुंच चुकी हैं। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, आदि ग्रंथ पुस्तक जो है, आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित है। आदि ग्रंथ जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, क्या वो जैन धर्म से संबंधित है, क्या वो सिख धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर हिंदू धर्म से संबंधित है। ओके, तो आपको बताना है किस धर्म से संबंधित है। आदि ग्रंथ तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 106 ये कहता है 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसकी स्थापना किसने की थी। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको पता होना चाहिए। इस मंदिर की जो स्थापना है वो करवाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु रामदास जी के द्वारा। लेकिन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो गोल्डन टेम्पल है इसका नाम गोल्डन टेम्पल कैसे पड़ा। तो देखिए क्या होता है कि इस मंदिर की जो स्थापना करवाई गई थी वो करवाई थी गुरु रामदास जी ने 1577 में। ठीक है, ये सिख गुरु थे। लेकिन जो एक सिख जो रूलर हुए हैं जिनका नाम है महाराजा रंजीत सिंह, जो हमारे इंडिया के बहुत ही महान योद्धा हुए हैं, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जी, उन्होंने इस जो मंदिर था इसको इसकी जो बाहरी आवरण था उसको गोल्ड से करवाया था, तो उसके बाद से इसका जो नाम है वो गोल्डन टेम्पल पड़ा था।
तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि गोल्डन टेम्पल को गोल्ड में किसने करवाया था, तो वो करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। और उसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो वो करवाई थी सिखों के गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में। आई होप आपको क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 107, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ओके, इनका जन्म हुआ था तलवंडी। तलवंडी अभी कहाँ है फिलहाल, कहाँ है तलवंडी, कौन सी जगह पर है तलवंडी। ओके, लेट मी टेल यू द करेक्ट, तलवंडी कहाँ है। okay. तलवंडी इज इन पाकिस्तान। okay. चलिए, तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या का गुलखान पठान ने कहाँ पर की थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जो हत्या थी वो गुलखान पठान ने की थी, किसके कहने पर, औरंगजेब के कहने पर। तो कहाँ कर, कौन सी जगह पर उनकी हत्या की गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नांदेड़ महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ था, नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, निम्न में से किसे जाटों के प्लेटो के रूप में माना जाता है। किसे जाटों के प्लेटो के रूप में माना जाता है। देखिए प्लेटो कौन था, प्लेटो बहुत ही बड़ा विश्व का राजनीतिज्ञ था और उसकी तुलना करी जाती है हमारे इंडिया के एक ऐसे राजा से जिसको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है महाराजा सूरजमल। ये कहाँ के राजा थे, ये थे भरतपुर के राजा। ठीक है, भरतपुर रियासत के राजा थे महाराजा सूरजमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1010 क्या कहता है, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले आप खुद कोशिश करिए इसको टिक करने की, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या वो परमार होगा, नहीं परमार इसका आंसर नहीं होगा, प्रतिहार भी इसका आंसर नहीं होगा और चौहान भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अभी ऑप्शन कौन सा बचता है, चंदेल। तो चंदेल इज द करेक्ट आंसर। खजुराहो जो मध्य प्रदेश का मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया गया था वो चंदेल के शासकों के द्वारा करवाया गया था। आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए वही गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर तो आप सबको पता होगा कहाँ पर स्थित है, अमृतसर। किसने स्थापना की थी इसकी, गुरु रामदास जी ने। कब करी थी इसकी स्थापना, 1577 ईस्वी में। ओके, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज करी थी वो सर्वप्रथम किसने करी थी। तो देखिए वो करी थी वास्को डेगामा ने। ओके, और कब करी थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये करी थी 1498 में, 1498 में वास्को डिगामा जो कि यूरोप की एक कंट्री है, पुर्तगाल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वहाँ का एक ट्रेडर था। उसने यात्रा करी थी केप ऑफ गुड होप से होते हुए ईस्ट में आया था। पहली बार इसने इंडिया को खोजा था। ये एक बार तो आया था 1498 में। उसके बाद आने के बाद ये वापस जाता है, वहाँ पर जाके बताता है अपने लोगों को कि देखिए ऐसे ऐसे ईस्ट में एक कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा तो खजाना है और बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छे मसाले हैं, तो हम वहाँ पर जाके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसने वापस जाके ये 1502 में दोबारा आता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा भारत जो आता है वो कितनी बार आता है, तो वो 2 बार भारत आता है। कितनी बार आता है भारत, 2 बार। तो याद रखना इसे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया था। पहले तो आप मुझे बताइए कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच, बाबर और
आप ढूंढिए बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था, आप पता लगाइए इस चीज का। ठीक है, पानीपत का सेकंड बैटल कब लड़ा गया था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। जो अकबर जो है उसकी एज उस वक्त कितनी थी? मात्र 14 साल। ठीक है, किसके संरक्षण में उसने युद्ध किया था? बैरम खां। चलिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है पर्टिकुलर कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया था? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है होना चाहिए कि दिस इज 1739 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1739 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत कौन सी जगह पर है? इट्स इन हरियाणा। ओके ओके, सॉरी, पानीपत का जो थर्ड बैटल है वो लड़ा गया था पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1761 में। इसको आप करेक्ट कर लेना। ओके, 1761, 1761 इज द करेक्ट आंसर। पहला बैटल लड़ा गया था 1526 में, दूसरा बैटल लड़ा गया था 1556 में, और तीसरा लड़ा गया था 1761 में। करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, नॉट अ बिग डील। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114, 114 क्या कहता है? प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल रहा है इंडिया की हिस्ट्री में, जिसने अंग्रेजों को की जो सत्ता की स्थापना हुई थी उसकी नींव अगर किसी बैटल से डाली गई थी तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, अब इसमें ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि लड़ा गया था 23 जून 1757 को, अंग्रेजों की तरफ से इसमें लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव, और किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। देखिए, मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे क्या होता था कि जो, देखिए, इस टाइम तक आते आते 1750-55 के आसपास आते आते जो मुगल हैं उनका जो पावर है, उनका इन्फ्लुएंस है जो, वो कम होता जा रहा था। मुगल्स की पावर कम होती जा रही थी और छोटे छोटे प्रोविंस बनने स्टार्ट हो गए थे। तो उन्हीं में से क्या हुआ कि एक बंगाल का एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन गया था। ठीक है, जिसकी स्थापना करी थी सिराजुद्दौला के दादा थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद में सिराजुद्दौला जब उनकी डेथ हो जाती है तो नवाब सिराजुद्दौला जो होता है वो वहाँ का नवाब बन जाता है। और सिराजुद्दौला की उम्र बहुत कम होती है, मात्र वो 21 साल की उम्र में वहाँ का नवाब बन जाता है। और जब वो देखता है कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ के अपने अधिकारों का, टैक्स नहीं भर रहे हैं, विदाउट टैक्स वो व्यापार कर रहे हैं, और जो कीमत है चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, रेवेन्यू उससे कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस पर इसने आपत्ति जताई थी, जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था, और फाइनली इट लेड टू दी बैटल। जो बैटल था वो लड़ा गया था 23 जून 1757 को। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, और इसी के बाद में एक बैटल लड़ा गया था 1764 में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। चलिए, बक्सर कहाँ पर है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 115, 115 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है? आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय वो कौन थे? मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से यूरोप की पहली कंट्री थी जिन जिन लोगों ने इंडिया में आके सर्वप्रथम व्यापार स्थापित किया था? मैंने अभी आपको बताया थी वो कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा है वो आते हैं 1498 में। कब आते हैं? 1498 में। और आने के बाद में ये वहाँ पर वापस जाके बताते हैं कि इंडिया में अच्छा खासा व्यापार करने के लिए अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज, तो वापस से अपने पार्टनर्स को लेके दोबारा आते हैं इंडिया में। तो पहले कौन सी यूरोपियन कंट्री आई थी? पुर्तगाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 116, 116 क्वेश्चन क्या कहता है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं उनका नाम है केशव चंद्र सेन। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम क्या है? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो हैं वो
कौन थे? देखिए रामकृष्ण मिशन जो है इसके संस्थापक कौन है ये पूछा गया है आपसे। तो क्या वो दयानंद सरस्वती हैं, क्या वो विवेकानंद है, क्या वो रामकृष्ण परमहंस है, या फिर राजा राम मोहन राय है। ठीक है, देखिए इन सबके बारे में आपको बताती हूँ। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने उसका विरोध किया था। ठीक है, सती प्रथा का। और रामकृष्ण परमहंस जो है वो विवेकानंद जी के गुरु थे। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो आप ये मत सोच लेना कि रामकृष्ण परमहंस इनका नाम है तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही करी होगी, नहीं। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी अपने गुरु के नाम पर। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? मैडम एच.एस. ब्लावत्स्की रशिया से थी जो, और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट सेना अधिकारी थे इंग्लैंड के। इन्होंने 1875 में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ करी थी? देखिए 1875 ईस्वी में एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी जिसका क्या नाम था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसमें से कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कहाँ करी गई थी? आपको ये भी पूछ सकता है किसने करी थी। तो देखिए मैडम एच.एस. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट ने करी थी, लेकिन कौन सी जगह पर करी थी ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो ये करी थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी मद्रास में। मद्रास में, इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन क्या कहता है? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई जो है वो 1857 की क्रांति की बहुत ही बहादुर वीरांगना रही हैं। आप सबने सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्हें कभी हिम्मत नहीं हारी थी। उनके सामने कैसी कैसी विपत्तियां आई थी, उनको पता था कि जो उनका है उनको वो किसी और को छीनने नहीं देंगी। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, काफी सारे, उनका विरोध किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उनसे उनका राजपाट छीनने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं जीते जी अपनी झांसी को नहीं दूंगी। तो उन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए आखिरी सांस तक वो लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? मनु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो इनका नाम था पवन। पवन की तरह ही वो चलते थे, मतलब बहुत तेज दौड़ते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 ये क्या कहता है? प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कैलकाटा से किसके मध्य शुरू करी थी? देखिए 1854 ईस्वी में जो डलहौजी था उसने प्रथम टेलीग्राफ सुविधा शुरू करी थी इंडिया में, जिसका उन्हें काफी फायदा भी मिला था 1857 की क्रांति में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कोलकाता और कौन से एक जगह के मध्य शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कोलकाता और आगरा के बीच में, जिससे कि क्या है कि वो अपने संदेशों को, अपने इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी टेलीग्राफ के माध्यम से भेज और रिसीव कर सकते थे। उस टाइम पर बहुत इनोवेशन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है डफरिन, A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूल और दादा भाई नौरोजी। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने। यस, ही वाज अ इंग्लिशमैन। इसकी स्थापना करी गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 123 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। देखिए क्या हुआ था कि 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी, 1885
1905 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका जो अधिवेशन होना था वो होना था पूना में। ये शेड्यूल था पूना में होने के लिए, लेकिन होता क्या है कि पूना में उस वक्त प्लेग की बीमारी फैल जाती है, तो इस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, मुंबई में। और मुंबई में एक संस्कृत स्कूल में इसकी स्थापना करी, वो इसका प्रथम अधिवेशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन? ओके, अब बताइए, व्योमेश चंद्र बैनर्जी मतलब डब्ल्यू सी बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब या जॉर्ज यूल? तो देखिए, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इनको हम डब्ल्यू सी बैनर्जी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इनका डब्ल्यू सी बैनर्जी भी आ सकता है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन था? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट जो मुस्लिम अध्यक्ष था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था वो कौन था? तो उनका नाम बताइए आप, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद या सैयद हसन इमाम? ठीक है, तो मोहम्मद जिन्ना तो आप बिल्कुल कट कर दीजिए, मोहम्मद जिन्ना नहीं थे इसके पार्ट। तो आपको बताना है इसका फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कुछ आप याद कर लीजिए, जैसे कि फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहली महिला कौन अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष को हुई थी? तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। ठीक है, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? कांग्रेस का जो प्रथम महासचिव है वो कौन था? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है, अभी हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, एओ ह्यू वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 1857 को जो विद्रोह है उसको भिन्न जगहों पर उसको अलग अलग जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको आगे लेके गए थे। तो आपसे पूछा गया है, लखनऊ में इसको किसने लीड किया था? 1857 का रिवॉल्ट है, इसको लखनऊ में किसने लीड किया था? तो वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 130, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद जो है वो वायसराय में बदल दिया गया था, तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यस, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है, अलीगढ़ आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन है जो वो किसने शुरू किया था, आपको बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। जो अलीगढ़ आंदोलन है वो शुरू किया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 132, चपाती एवं कमल का संबंध किससे था? चपाती एवं कमल का संबंध किससे था? तो वो था 1857 के विद्रोह से। किससे? 1857 के विद्रोह से।
चलिए देखिए, मैं आपको इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी है वो बताती हूँ। क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज है वो एक राइफल लेके आए थे, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल लेके आए थे। उस राइफल में क्या होता था, जो उसका उसको पहले क्या होता था कि राइफल को जो खोलने का जो तरीका होता था वो उसको ऐसे मुंह से खोला जाता था। आजकल तो ऑटोमेटिक हो गई है। तो उसमें क्या किया गया था कि काऊ एंड पिग की जो चर्बी है उसको यूज किया जाता था। तो देखिए, काऊ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, और जो मुस्लिम समुदाय है उसमें पिग को छूना मना हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो सैनिक थे उनके मन में उनको ऐसा लगा कि हमें हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज को लेके वो थोड़ा उनके दिमाग में अगेंस्ट हो गए थे। तो जो मंगल पांडे है उन्होंने विद्रोह कर ही दिया था ओपन। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था, जिसकी वजह से उनको 8 अप्रैल 1957 को उनको फांसी दे दी गई थी। अब हुआ क्या था कि जो बाकी की इन्फेंट्रीज थी, बाकी की जो आर्मी की यूनिट्स थी, उनमें ये बात फैल गई कि हमारे एक इंडियन सोल्जर को फांसी दे दी गई है, हम इनके लिए काम करते हैं और ये हमें फांसी दे रहे हैं। तो उन लोगों ने एक यूनिटी बनाने की सोची, लेकिन अब क्या होता है कि उनके ऊपर वो ऑफिसर्स बैठे थे तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जब शाम को सब लोग, जैसे आप देखते हैं फौज में सब लोगों को एक साथ खाना मिलता है, तो सब लोग इस तरह से उसमें लाइन में लगे होते थे। तो उनका मैसेज जो एक दूसरे के पास पहुंचाने का तरीका था, जिससे अंग्रेजों को उस मैसेज का पता ना चले, तो वो जो चपाती मिलती थी उनको, उस चपाती को आधी करके सबको देना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो समझ गए थे कि कुछ है जो वो कहना चाहते हैं। और ये चपाती डिस्ट्रीब्यूशन का जो सीन है वो ऑलमोस्ट हर जो यूनिट है आर्मी की उसमें शुरू हो चुका था। तो इससे क्या हुआ था कि जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो सोल्जर्स हैं, उनके मन में भी एक अंग्रेजों के खिलाफ जो भावना है वो भड़क चुकी थी, और यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो काफी आगे चल चुकी थी। तो इसलिए ये जो इंसिडेंट है चपाती और कमल का इंसिडेंट, इसका संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है? किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? ये तो आपको पता होगा। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वो गरम दल के नेता थे। और इनके 3 लोगों के जो ग्रुप था, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल से आपको पता है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 134, लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित करने का कारण क्या था? जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसको 1922 ईस्वी में स्थगित, उसको विड्रॉ कर लिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। उसका जो रीजन था वो क्या था? तो देखिए, क्या वो रीजन ये था कि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगे जो है वो मान ली थी, या फिर लोग विनम्र हो गए थे, या फिर चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, या फिर इससे अव्यवस्था फैल गई थी? तो इसका जो लेजिटिमेट कारण बनता है, उस वक्त का तत्कालीन कारण जो माना जाता है वो माना जाता है चौरी चौरा कांड। देखिए, क्या होता है कि बिहार में एक जगह है, तो आंदोलन चल रहा था, पीसफुल आंदोलन चल रहा था। तो एक बहुत सारे लोगों की टुकड़ी है वो ऐसे जा रही थी, ठीक है, अपने आंदोलन का नारा वारा देते हुए जा रहे थे। तो होता क्या है कि इस जगह पर एक पुलिस स्टेशन बना हुआ होता है, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन बना हुआ होता है। तो ये लोग जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो इस यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो इनको देख के हंसते हैं कि ये लोग यूं ही नारे वारे लगाते हुए घूम रहे हैं, कोई इनकी बात नहीं सुनने वाला। हालांकि जो महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन शुरू किया गया वो बिल्कुल हिंसा के खिलाफ था, लेकिन ये लोग जो थे काफी परेशान हो चुके थे, मेंटली हैरेस हो चुके थे। तो जैसे ही पुलिस वाले इन पर हंसे तो इनसे सहा नहीं गया, इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और इन सारे पुलिस वालों को इस थाने में बंद करके और इसके ऊपर आग लगा दी, ठीक है। अब इस जो हुआ था इसमें करीब 40 जो पुलिसमैन थे वो जिंदा जल गए थे। तो ये जो घटना थी वो इतनी विभत्स थी कि महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा जो
प्रिंसिपल है, मतलब अहिंसा को फॉलो करने वाला, आप लोगों ने उसी को खत्म कर दिया है। आपने हिंसा कर दी, मतलब मेरा जो आंदोलन का जो बेसिस है, जो आधार है, वो भी तोड़ दिया आपने, तो मैं इस आंदोलन को और आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इस तरह से चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में, जबकि ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था उस वक्त। चलिए, और इसी आंदोलन की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत बहुत पहले ही आजादी के सूर्य को देख सकता था, लेकिन एंड मौके पर ही गांधी जी ने अपने उसको आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? लाला लाजपत राय ने किसका विरोध करते हुए उनकी जान चली गई थी? देखिए, उसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। देखिए, हुआ क्या था 1928 1928 में एक कमीशन आता है इंग्लैंड से, जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। ठीक है, ये कमीशन आता किस लिए है? ये कमीशन इसलिए आता है कि हमें ये देखना है इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, इंडिया में किन किन चीज़ों की कमी है, हमें कौन कौन सी जगहों पर काम करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 7 मेंबर्स आए थे। ठीक है, 7 मेंबर्स आए थे, और इन 7 में से एक भी इंडियन नहीं था। इन 7 मेंबर्स में से एक भी इंडियन नहीं था। तो इस बात का विरोध इंडिया की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त, उनके द्वारा किया गया था कि आप इंडिया के रिफॉर्म्स करने की बात कर रहे हैं और आप एक भी इंडियन को आपने इसमें शामिल नहीं किया है। तो हाउ कैन यू रिफॉर्म अ कंट्री जिसकी आपने लोगों को ही अपने साथ में नहीं लिया है? तो इस बात का विरोध कर रहे थे। भिन्न भिन्न जगहों पर इसका विरोध हुआ था। जो पंजाब में इसका विरोध किया था वो किया था लाला लाजपत राय ने। और होता क्या है कि सॉन्डर्स के द्वारा आदेश दे दिया जाता है लाठीचार्ज का, और लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और उनके सर पर गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु का बदला भी ले लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो देखिए, किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसको मनाया गया था, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1930। अब इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ था कि 1930 को, देखिए, कांग्रेस के जो सेशन होते थे वो होते थे हर साल साल के एंड में। ठीक है, हर साल के एंड में उसके सेशन होते थे। तो 1929 को दिसंबर में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें क्या कहा गया था कि हम अपने आप को पूर्ण स्वराज्य की मांग रखते हैं और हम आने वाली 26 जनवरी, मतलब अगले साल 1 महीने बाद ही 1930 के जो 26 जनवरी है उसको हम पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम अभिभूत करते हैं अपने लिए कि हमारे लिए 26 जनवरी से हम पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में आने वाले टाइम में मनाने वाले हैं। यही रीजन था कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बावजूद भी उसको अगले साल 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पूरे इंडिया में बनकर तैयार हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो रीजन क्या था? वो रीजन यही था कि इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था वो ये था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था और उसी दिन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए हिस्ट्री में ये मनाया गया था। और अभी फिलहाल जो 26 नवंबर है उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? उसको हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो ये भी पूछा जा सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 138। कौन विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे? कौन विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े हुए थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, एस.के. डे या जे.पी. नारायण? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो है वो पहले इंडिविजुअल क्रांतिकारी भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? क्या वो विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या बंगाल विभाजन? ठीक है, आपको इसका आंसर बताना। तो देखिए, सती प्रथा से तो मैंने आपको बताया कौन जुड़े हुए थे? राजा राममोहन राय। राजा
राम मोहन राय। अच्छा, आपको एक और चीज बताती हूँ, राजा राम मोहन राय का जो नाम है वो सिर्फ राम मोहन राय था। इनको राजा की उपाधि किसने दी? तो इनको राजा की उपाधि दी थी मुगल रूलर था, इसका नाम था अकबर टू। अकबर टू, उन्होंने इनको राजा राममोहन राय की उपाधि दी थी। तो जो अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो किससे जुड़े हुए थे? विधवा विवाह से। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि विधवा विवाह को हमारे भारतीय समाज में अपनाना चाहिए, क्योंकि विधवाओं, उस टाइम क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज होती थी, लड़कियां बहुत ही कम उम्र में जो है विडो हो जाती थी, उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाती थी। इसलिए उन्होंने इस बात पर काफी फोर्स किया, काफी प्रेशराइज किया कि वी शुड एनकरेज द विडो रीमैरिज एक्ट, और इसकी वजह से 1956 में हमारा विडो रीमैरिज एक्ट भी लेके आ गई थी हमारी गवर्नमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है? भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भूदान आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कौन सी जगह से हुई थी? तो वो हुई थी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बारिश हो रही तो प्लीज इग्नोर दी थंडर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 141, प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कौन सी जगह पर हुई थी? देखिए, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। पहली हुई थी 1930 में, दूसरी 31 और तीसरी 32। तो वो कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी, इसका राइट आंसर होगा लंदन में। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है हमारा? बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, जो बोला जाता है ना, फूड करो व राज करो, इसकी नीति जो है वो किसने अपनाई थी? इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? तो वो माना जाता है लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को क्यों माना जाता है? क्योंकि 1905 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बंगाल पार्टीशन किया था, ठीक है, बंगाल पार्टीशन। जो भी करंट में जो बांग्लादेश है और हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो पहले एक ही हुआ करता था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि इसके 2 हिस्से कर दिए थे। रीजन दिया था कि ये बहुत ही बड़ा प्रदेश है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। बट द एक्चुअल रीजन वाज कि ये यूनिटी को, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वहां पर, उसको तोड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। और ये दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही काले अक्षर में लिखा गया है कि भारतीय यूनिटी, एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में इंग्लिश एजुकेशन जो है उसकी शुरुआत किसने करी थी? उसकी शुरुआत करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको सपोर्ट किसने किया था? राजा राममोहन रॉय ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी श्रमिक दल की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो प्रधानमंत्री है उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उनका नाम था। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। मैसूर जो भी कर्नाटक में पड़ता है, वो वहां का शासक था, ठीक है। ये किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा था। अंग्रेजों से लड़ते हुए ये मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में करी गई थी दिल्ली में। तो दिल्ली वाज द प्लेस वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है? केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की थी। देखिए, महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं, और वो कहाँ पर बने हैं? तो वो बने हैं बेलगांव सेशन, ठीक है। 1924 में जब वो जेल से आए थे तो बेलगांव सेशन जो हुआ था उनमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 148 जो है वो क्या कहता है?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड इरविन। ये 1930 के समय की बात है। 1930 जब दांडी मार्च भी किया गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कौन सी जगह पर करी थी? 1875 में स्वामी दयानंद ने एक समाज की स्थापना करी थी जिसका नाम था आर्य समाज। और उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी जगह पर उन्होंने उसकी स्थापना करी थी, तो वो जगह थी मुंबई। ठीक है, मुंबई वॉज द प्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है? राज्य विलय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? वो की गई थी डलहौजी के द्वारा। इस नीति का ये मतलब था यदि किसी राजा की खुद की संतान नहीं है तो अगर वो किसी को गोद लेके राजा बनाता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और उस राज्य को अंग्रेजी सरकार में विलय कर लिया जाएगा। इसी के वजह से जो रानी लक्ष्मीबाई है उनसे इनका विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51। भारत को ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए ये किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको कहा जाता है इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? वो दी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इन्होंने इनका कहना था कि भारत की सारी संपत्ति जो है वो अंग्रेज लूट कर ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 152। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित की गई थी। कि प्रवर्तक कौन थे? इनकी किसने स्थापना करी थी? तो इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 153। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर वैसे राजा राममोहन राय होना चाहिए, लेकिन धर्म प्रचारक भी हो सकता है क्योंकि राजा राममोहन राय के अलावा और छोटे छोटे बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये एक धर्म प्रचारक मूवमेंट ही था जिसने लोगों के मन में इस चीज़ की भावना जगाई थी कि सती प्रथा जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहां से प्रारंभ हुआ था? जो सिपोय म्यूटिनी हुई थी, सिपोय म्यूटिनी जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो वो कौन सी जगह से स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी मेरठ से स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। लॉर्ड वेलेस्ले सहायक संधि मतलब सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड रिपन स्थानिक प्रेस एक्ट या लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका देखिए लॉर्ड वेलेस्ले सहायक संधि से संबंधित था, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित था, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। और लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन से संबंधित था, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपके पास ऑप्शन बचता है लॉर्ड रिपन, तो इसका ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 155। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता है जो, उनका क्या नाम था? क्या वो पी मित्रा थे, हरदयाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे या विपिन चंद्र पाल थे? तो उनका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरदयाल, लाला हरदयाल जिनका पूरा नाम था। तो ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है? सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, तो कौन था? लॉर्ड कर्जन वॉज द वायसराय एट दैट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आई गेस। यस, इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है? एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्या नाम था? तो इसका आपको ऑप्शंस इस स्लाइड में अवेलेबल नहीं है, मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ।
क्वेश्चन क्या है, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का क्या नाम था? उनका क्या नाम था? उनका नाम था होम रूल लीग। ये कब चलाए गए थे? ये चलाए गए थे 1916 में। ठीक है, 1916 याद रखना। देखिए एनी बेसेंट जो है वो एक आयरलैंड की लेडी थी। आयरलैंड एक कंट्री है, वहाँ की लेडी थी कि इन्होंने आके इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, इन्होंने काफ़ी न्यूज़पेपर भी चलाए हैं इंडिया में, और इन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करी है। कहाँ पर? मद्रास और मुंबई में। और बाकी इंडिया में इन्होंने, ये जो है वो कांग्रेस की पहली फीमेल अध्यक्ष भी बनी है। पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए आपसे तो वो कौन बनी है? एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है कांग्रेस की, तो वो कौन बनी थी? हमारी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, बाद में सरोजिनी नायडू जी जो है वो कहाँ की सीएम बनी थी? तो वो बनी थी, कहाँ की सीएम बनी थी? सीएम नहीं, गवर्नर बनी थी। कहाँ की गवर्नर बनी थी? यूपी की गवर्नर बनी थी। ठीक है, पहली महिला जो यूपी की गवर्नर बनी थी आजादी के बाद। तो यहाँ पर हमारे इस स्लाइड के 158 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिपीट करिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपको क्वेश्चन वापस अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे बताने से पहले आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तब होगा कि हाँ आपकी तैयारी जो है वो सही रूट पर, सही ट्रैक पर चल रही है। तो चलिए, आपको पता ही है हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, हमारे कोर्सेज से जुड़िए, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता ही है प्ले स्टोर से जाके ऑनलाइन करियर अकेडमी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी ही नेक्स्ट क्विज के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।